SC ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई। कई लोग इसके फेवर में हैं और ज़्यादा तो लोग इसके खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। जो लोग इसके फेवर में दिख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इस फैसले से जिन सबकास्ट को SC ST कम्युनिटीज़ में फ़ायदा अब तक नहीं मिला है उनका फ़ायदा होगा, और जो इनके खिलाफ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फैसला SC ST कम्युनिटीज़ के हित में नहीं है। आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और स्पोक्सपर्सन सुरेंद्र राजपूत जी हैं। बहुत स्वागत है आपका व्यू इंडिया में। थैंक यू अमन, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का SC ST रिजर्वेशन पर, कांग्रेस पार्टी की इस पे क्या स्टैंड है? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि जो दलितों का आरक्षण है वो किसी खैरात में नहीं मिला है। पूना पैक्ट से मिला, बाबा साहेब और गांधी जी का जो पूना पैक्ट हुआ था, आज़ादी से पहले हुआ था, उससे मिला। और इस आरक्षण का आधार कभी भी आर्थिक नहीं था, सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, ये आधार था इसका। तो जिसको कालांतर में फिर नेहरू जी ने भी संविधान में भी लाए और उसको लगातार चालू भी रखा और सभी लोगों ने चालू रखा। तो आप दो चीज़ें बड़ी साफ समझ लीजिए कि इस आरक्षण पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात, संविधान के ऊपर कुठाराघात है। तो इस आरक्षण को तो कांग्रेस चाहती भी है और कांग्रेस लगातार, जब तक ये सामाजिक भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता खत्म नहीं हो जाती, ये आरक्षण जारी रहना चाहिए और इस आरक्षण को जारी रखना ही होगा। तो जो दलित इंटेलेक्चुअल्स जो इसके सपोर्ट में आए हैं, क्रीमी लेयर की बात अभी हम लोग करेंगे, पहले जो सब क्लासिफिकेशन की बात की है वो ये कह रहे हैं कि जब से रिजर्वेशन हो रहा है तो उसका फ़ायदा कुछ जो संपन्न जातियां हैं उनको मिल रहा है, और इस फैसले के आने से जब सब कैटेगरीज बनेंगी तो जो सब कास्ट जिनको इतना फ़ायदा नहीं मिला है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, उनको कोटा ज़्यादा मिलेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस पर एक बहुत डिटेल्ड समीक्षा चाहती है। हमने अपनी जो कमेटी है उस कमेटी में एक महासचिवों की और सचिवों की एक सब कमेटी बनाई है जो इस पर तमाम तरीके के दलित इंटेलेक्चुअल्स के साथ, तमाम तरीके के समाज के अलग अलग लोगों के साथ बात करेगी। और ये जो सब कैटेगरीज़ की आप बात करते हैं उसको अगर आप अमन देखें तो राज्यों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग जातियों का है, कोई एक सामाजिक फार्मूला या सर्वमान्य फार्मूला नहीं है। तो सभी लोगों से बात करेंगे, इस पर बहुत डिटेल्ड जो है परीक्षण की आवश्यकता है और डिटेल परीक्षण करके हम निश्चित तौर पर अपना मत भी देंगे, क्योंकि ये मुद्दा हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है। और सामाजिक मुद्दे को आप बहुत हल्के से नहीं ले जा सकते। समाज की चर्निंग हो रही है, इसमें अपने आप में सच है। जातियों में सभी लोगों को आरक्षण भी का लाभ भी मिलना चाहिए, पढ़ाई भी होनी चाहिए, इसमें भी ये भी अपने आप में सच है। लेकिन क्या इसकी सब कैटेगरीज को राज्यों को दे दिया जाना चाहिए? क्योंकि किसी राज्य में कोई आदमी बहुत नीचे है, किसी राज्य में कोई जाति बहुत नीचे है, तो वो सारी चीज़ों को मिला करके एक डिटेल एक ग्रुप की और रिसर्च की आवश्यकता है, जिसमें हमारा मानना है कि हम NGOs को भी शामिल करें, हम दलितों के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो चिंतक हैं बड़े बड़े उनको भी शामिल करें, ताकि एक बहुत अच्छा निर्णय आ सके। जो सब कैटेगरीज की बात हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें क्या ये है, ये भी डर है कि जब सरकार तय करेगी कि कौन सी जाति ज़्यादा संपन्न है और कौन सी पिछड़ी, तो वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के हिसाब से करेगी। फॉर एग्जांपल, जब राजनाथ जी की सरकार थी उन्होंने एक हुकुम सिंह की कमेटी बनाई। उन्होंने कहा कि वो देखें कि OBC और SC ST कम्युनिटीज़ में कौन सी जाति ज़्यादा संपन्न है। तो वो रिपोर्ट में ये आया कि OBC में यादव और SC में जाटव सबसे ज़्यादा माने, जो सपा और BSP का वोट बैंक है। तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के हिसाब से की। इसका भी डर आपको लगता है कि अगर राज्यों को पावर दे दी जाएगी तो वो अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के हिसाब से करेंगे? नहीं, मैं वही तो आपसे बात कह रहा हूँ कि इसमें डिटेल्ड समीक्षा की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में हो सकता है यादव या कुर्मी प्रभावशाली जातियाँ हों,
लेकिन क्या ये प्रभावशाली जातियां आंध्रा में भी हैं? क्या ये राजस्थान में भी हैं? अब जैसे यहां पर राजपूत हैं, यहां पर एक प्रभावशाली कौम है उत्तर प्रदेश में, लेकिन राजस्थान, सॉरी क्या नाम, गुजरात में ओबीसी कैटेगरी में है। तो इसको आप एक सर्वमान्य यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं बना सकते। राज्यवार आपको बात करनी पड़ेगी, राज्यवार आपको देखना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि दलितों के आरक्षण को छुआ अभी नहीं जा सकता। बहुत साफ सी बात है, हमारी स्पष्ट मांग है भारत की सरकार से कि ये काम सरकारीकरण का नहीं है, ये सामाजिककरण का काम है। ये काम राजनीतिककरण का नहीं है, ये सामाजिक काम है। सामाजिक काम में समाज के जो अलग अलग हिस्से के जो समाज में स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें आप सरकार के मंत्री नहीं हैं स्टेक होल्डर्स, इसमें दलित कैटेगरी के लोग स्टेक होल्डर्स हैं। उन स्टेक होल्डर्स के जो आगू लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जो इनलाइटेंड लोग हैं, उनसे डिटेल में बैठ करके बात हो। और उसमें सरकार डंडा लेकर के नहीं बैठे, सरकार को बैठना पड़ेगा एक मित्र होकर के, तब जाकर के इसका मसला सुलझेगा। क्योंकि एक चीज तय है, जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति को आरक्षण का सामाजिक लाभ नहीं मिल जाता, आरक्षण का आर्थिक लाभ नहीं, समाज का क्या नाम लाभ सामाजिक नहीं मिल जाता, अस्पृश्यता नहीं दूर हो जाती, वो बराबरी की स्थिति में नहीं आ जाता, तब तक आरक्षण को कोई नहीं छू सकता। और हमारी मांग है सरकार से कि इसको बिल के माध्यम से वापस करें। क्रीमी लेयर पर हम बात करें, जो 4 जजेस ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन की तरह SC ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए। इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ स्टैंड? बड़ा हमारा स्पष्ट है कि दलितों में आप क्रीमी लेयर का मतलब आप आर्थिक आधार की बात कर रहे हैं, और दलितों का आरक्षण जब आर्थिक आधार पर है ही नहीं तो क्रीमी लेयर की आप बात कर क्यों रहे? भाई, जब एक लड़का IAS हो जाता है तो क्या उससे अस्पृश्यता खत्म हो जाती है? नहीं हो पाती। जब एक लड़का BDO हो जाता है, जब एक लड़का पटवारी हो जाता है दलितों का, तो क्या उससे आर्थिक अस्पृश्यता, सामाजिक अस्पृश्यता खत्म हो जाती? नहीं हो जाती। और दूसरा, आप ये जो नॉन सुटेबल कैंडिडेट्स, क्या NFL क्या बोलते हैं उसको, कि साहब आपको कैंडिडेट ही नहीं मिले, उस वर्ग में जब आप नौकरियों को खाली रखते हैं पिछले 70 सालों में, उसके बाद वो जनरल कैटेगरीज में भर देते हैं आप। आरक्षण 22.5% देश का आरक्षण है 1952 से, और आज तक दलितों की मात्र नौकरियों में हिस्सेदारी 11%, 13%। क्यों? यानी आप कहीं ना कहीं सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर छल किया जा रहा है ना उनके साथ। तो इस छल को देख, क्रीमी लेयर तो आपने देख ली कि आपने 4 लड़के हो गए IAS, ये तो आपने देख लिया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि अभी तक मात्र 11-13% रिजर्वेशन क्यों है, जबकि 22% तो बिल्कुल क्लियर है ना। नंबर 2, अभी तक जब अगर इस तरीके से है तो अभी तक हमारा कोई कैबिनेट सेक्रेटरी, हमारे यहाँ जो नीति नियंता साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठ रहे हैं 100 बड़े अफसर, कितने हैं उसमें से दलित? कितने जो आज की डेट में जब जजेस जो बैठ करके दे रहे हैं, ये व्यवस्था दे रहे हैं, कोलेजियम में कितने हैं? देखिए, प्रश्न सबसे होंगे, न्याय व्यवस्था में कितने लोग हैं वहां पर? जब आप इस चीज को देखते हैं तब समझ में आती है कि ये जो बाहर से जो रोजी रोजी पिक्चर दिखाई जा रही है ना, जिसको लेकर के आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, आप उनको आर्थिक संपन्न मान सकते हैं, आर्थिक संपन्नता वाले आप उनके पैरामीटर्स, आप उनसे टैक्स लीजिए, टैक्स लिए भी जाते। लेकिन अगर आप उसको सामाजिक रूप से कहेंगे कि साहब वो बड़े हो गए, तो मुझे नहीं लगता ऐसा। तो क्रीमी लेयर तो दलितों में कोई मतलब नहीं। हां, पिछड़ों की क्रीमी लेयर का अलग मसला है। पिछड़ों की क्रीमी लेयर, दलितों की क्रीमी लेयर को नहीं मिलाया जा सकता। बीजेपी की एक कैबिनेट मीटिंग हुई, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी 100 MPs से मिले। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के बाद गवर्नमेंट ने कहा कि वो क्रीमी लेयर के अगेंस्ट हैं, और कांग्रेस पार्टी जो है भ्रम फैला रही है कि हम रिजर्वेशन खत्म करना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी
डे फर्स्ट से भारतीय जनता पार्टी हो, जनसंघ हो, रामराज परिषद हो, हिंदू महासभा हो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, ये हमेशा से आरक्षण के विरोध में रहे हैं। इसको लेकर के पूना पैक्ट से उठाइए और आज तक इनको बता दीजिए तिरंगे के विरोध में ये, संविधान के विरोध में ये। जो आदमी संविधान के विरोध में रहा वो आरक्षण के पक्ष में कैसे हो सकता है? 2015 में जो संघ के संचालक हैं मोहन जी भागवत साहब, बहुत स्पष्ट कहा था आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। आज की डेट में इन्होंने ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया 10% का। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण के 5-7 साल 8 साल में आप इसको देखिए कि किस तरीके से लोग उसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है, चाहे वो पीएसयूज हो, वो बेचने में लगी है। जैसे ही प्राइवेट को बेच देते हैं आरक्षण खत्म। नौकरियों में 3 लाख से ज्यादा पद रेलवे में खाली पड़े हुए हैं। 3 लाख पद ही नहीं होंगे तो 66,000 पद तो दलितों के ही गए ना। 22% अगर रिजर्वेशन है और 3 लाख पद खाली, केंद्र में 29 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। 29 का 22.5% आप निकाल लीजिए, इतने पद तो दलितों के खाली पड़े हुए हैं ना। तो मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार विहीन विकास की तरफ चल रही है। और रोजगार विहीन विकास हमारा आरोप है, एक तो सारी चीजों को प्राइवेट कर दे रही है, रेल, तेल, सेवा, सारी चीजें, सेना को तक को तो ठेके पे दे रही है अग्निवीर के माध्यम से। तो जब ये ऐसा कर रही है वो, तो आरक्षण ही तो खत्म हो रहा है। ये आरक्षण खत्म करने का इनका नया तरीका है कि साहब नौकरियां रहेंगी ही नहीं तो आरक्षण। तो मूल रूप से संविधान के विरोध में, आरक्षण के विरोध में भारतीय जनता पार्टी है। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं अमन, कि बांदा में 3-4 साल पहले एक केस हुआ था, आपको याद होगा। यूनिवर्सिटी में 13 वैकेंसीज थी, 13 में से 12 ठाकुर और 1 ब्राह्मण। आप बता दो 13 वैकेंसीज में कैसे बगैर रिजर्वेशन के हो गए। अभी होम्योपैथिक की एक पद की होम्योपैथिक डिपार्टमेंट में वो निकली 600 कुछ वैकेंसीज थी शायद, मैं बिल्कुल वो नहीं हूं। उसमें जनरल कैटेगरीज की 300 और 167 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, ठीक है ना, दलितों की और शेड्यूल ट्राइब्स की बीयूसी उससे, और मात्र 37 निकली थी ओबीसी की। तो है क्या ये, करना क्या चाहते? बांदा में यूनिवर्सिटी में 13 में से 12 ठाकुर 1 ब्राह्मण, कहां गया दलित? नॉट फाउंड सुटेबल। ये आरक्षण को खत्म करने की व्यवस्था का एक आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी पेट्रोनेज कर रही है। आप हमको बताओ, संघ का एक संचालक अगर कोई दलित हुआ हो तो बताइए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में एक दलित हुआ था, बंगारू लक्ष्मण, 1 लाख रुपए घूस में फंसा दिए, उसको जेल भेज दी। तो जो अपने यहां नहीं आरक्षण दे सकते हैं, आज की डेट में कौन? जेपी नड्डा, पंडित जी। हमारे अध्यक्ष कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आपके सामने। मायावती इसको एक बड़ा मुद्दा बना रही हैं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शंस में रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज़ ले रही, पर अब वो एकदम गायब हो गई हैं। ये ऐसा हो रहा है, वो इशू नहीं उठा रही हैं। देखिए, मायावती जी पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। भाई ज़मीन पे उतरती नहीं, वो चुनाव के टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में खड़ी हो जाती हैं। इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं कि दलितों ने उन्हें एक अपने ससम्मान एक बड़ा नेता बनाया। सम्मानित नेता, हम भी सम्मान करते हैं। लेकिन आरक्षण की लड़ाई ट्विटर पे थोड़ी लड़ी जाएगी। उन्होंने ज़मीन पे उतर के क्या किया ये तो बताना पड़ेगा ना बहुजन समाज पार्टी ने। और बहुजन समाज पार्टी से ही आज सबसे ज़्यादा दलित निराश है। क्यों? जिनको उन्होंने नेता माना, उन्होंने दलितों के हित को कहीं ना कहीं गिरवी रखने का काम सामंतवादी ताकतों के सामने किया है। इसके लिए मायावती जी के मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं कि वो दोषी हैं। एक बात, उन्हें ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। दूसरी बात, हम लोग बहुत इज्जत करते हैं उनकी। तीसरी बात, लेकिन बात बहादुरी से काम नहीं चलेगा।
ये पीछे से भारतीय जनता पार्टी और सामंतवादी ताकतों का कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करती प्रत्यक्ष या परोक्ष दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दी।